सो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ जीन रेगुलेशन और प्रिंसिपल्स ऑफ जीन रेगुलेशन इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे हाउस कीपिंग जीन्स कि हाउस कीपिंग जीन्स क्या होती है। हाउसकीपिंग जीन्स, हाउसकीपिंग जीन्स, सो genes for products, genes for products that are required, that are required at all times, at all times, such as those for, such as those for the enzymes, enzymes of central metabolic pathways, metabolic pathways, comma, are expressed at a, are expressed at a more or less, more or less constant level in virtually every cell of a species, in virtually every cell of a species. और इन जीन्स को हम क्या बोलते हैं, आपकी हाउसकीपिंग जीन्स, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हम दो टाइप के एक्सप्रेशन की बात करते हैं, एक होता है कॉन्स्टिट्यूटिव जीन एक्सप्रेशन, दैट इज अनवेरिंग एक्सप्रेशन ऑफ जीन, कॉन्स्टिट्यूटिव जीन एक्सप्रेशन, कॉन्स्टिट्यूटिव मतलब जो आपकी लगातार एक्सप्रेस करती रहती है, अनवेरिंग एक्सप्रेशन ऑफ जीन। और एक होता है रेगुलेटेड, कि जब रिक्वायरमेंट होती है तब आपकी जीन एक्सप्रेस करती है, ठीक है, और जब ऑब्वियसली नई रिक्वायरमेंट होती तब वो एक्सप्रेस नहीं करती, ठीक है, दैट इज रेगुलेटेड जीन एक्सप्रेशन। तो रेगुलेटेड जीन एक्सप्रेशन में क्या होता है कि जब बेसिकली जो प्रोडक्ट है उसका जो लेवल है वो राइज या फॉल करता रहता है, ठीक है, इन रिस्पॉन्स टू मॉलिक्यूलर सिग्नल, ठीक है, मतलब सिग्नल होगा तो ऑब्वियसली लेवल बढ़ेगा, सिग्नल नहीं है तो मे बी आपका लेवल कम हो जाएगा, इन रिस्पॉन्स टू मॉलिक्यूलर सिग्नल, ठीक है। तो कुछ प्रोडक्ट्स का लेवल जो होता है वो सिग्नल से बढ़ता है, तो एक तरह से उसको आप क्या बोल सकते हो, इंड्यूसिबल, कि वो एक इंड्यूसर आएगा जो इंड्यूस करेगा, ठीक है, दैट इज इंड्यूसिबल। और दूसरा अगर लेवल कम हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, रिप्रेसिबल, उसे हम क्या बोलेंगे आपका रिप्रेसिबल, इंड्यूसिबल एंड रिप्रेसिबल। लेवल बढ़ रहा है इंड्यूसिबल, कम हो रहा था आपका दैट इज रिप्रेसिबल, ठीक है। सो यहाँ पर जैसे हम बेसिकली बात करेंगे कि जो ऑपरॉन क्या होता है, ठीक है, कि जो बैक्टीरिया होते हैं उसमें बहुत सारी जीन्स क्या होती हैं, वो क्लस्टर्ड होती हैं, ठीक है ना। जैसे अभी हम पढ़ेंगे एक मोनोसिस्टोनिक होता है, एक पॉलीसिस्टोनिक, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि मोनोसिस्टोनिक कंडीशन का क्या मतलब और पॉलीसिस्टोनिक, ठीक है। मोनोसिस्टोनिक कंडीशन होती है आपकी यूकैरियोट्स में और पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन होती है प्रोकैरियोट्स में, पॉलीसिस्टोनिक इसमें होती है आपकी प्रोकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट्स में, ठीक है। सो
यहाँ पर हम देखेंगे आपका मैनी बैक्टीरियल जीन्स आर क्लस्टर्ड and regulated in operon. Clustered and regulated in operon. Regulated in operon. अब बेसिकली एक टर्म जैसे मैंने बताया मोनोसिस्टोनिक, एक होती है पॉलीसिस्टोनिक, ठीक है। जैसे क्या होता है जो यूकैरियोट्स हैं, जैसे उसमें मान लो एक प्रमोटर है, ठीक है, उसके बाद है एक जीन ए, ठीक है, उसका आरएनए बना, उससे प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। ऐसे एक जीन बी है, उसकी ट्रांसक्रिप्शन हुई और उससे प्रोडक्ट बन गया बी, ठीक है। ऐसे ही सी, उसकी ट्रांसक्रिप्शन हुई तो प्रोडक्ट क्या बन गया सी, ठीक है। तो 3 जीन्स हैं, तीनों की अलग अलग ट्रांसक्रिप्शन होती है, अलग अलग ट्रांसलेशन होती है, ठीक है। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं मोनोसिस्टोनिक। और ये कंडीशन होती है आपकी किसके अंदर यूकैरियोट्स में, इसमें होती है यूकैरियोट्स में। लेकिन पॉलीसिस्टोनिक क्या होता है, वी हैव ए कॉमन प्रोमोटर, ठीक है, 3 जीन्स आपकी एक साथ हैं ए बी सी, ठीक है, तीनों की एक साथ ट्रांसक्रिप्शन, एक साथ ट्रांसलेशन, ठीक है, मतलब तीनों प्रोटीन इकट्ठे बने और बाद में तीनों अलग हो गए। तो मतलब लिखना मैनी बैक्टीरियल जीन्स आर क्लस्टर्ड, तो ये जो क्लस्टर्ड होती हैं वो किसमें होती हैं आपकी प्रोकैरियोट्स में, क्योंकि बैक्टीरिया में इंट्रॉन्स नहीं होते हैं लेकिन यूकैरियोट्स में इंट्रॉन्स होते हैं, तो पहले इनकी स्प्लाइसिंग कराने की जरूरी होती है। तो पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन किसमें होती है आपकी प्रोकैरियोट्स में, इसमें होती है आपकी प्रोकैरियोट्स। पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन किसमें होती है आपकी प्रोकैरियोट्स, ठीक है। सो अगर इसमें लिखे मैनी बैक्टीरियल एमआरएनए are polysystonic, that is multiple genes on a single transcript, multiple genes on a single transcript, and the single promoter that initiates transcription of the cluster is the site of regulation for expression of all the genes in cluster, for expression of all the genes in the cluster, ठीक है। सो इसमें बेसिकली हमने क्या बताया कि देयर इज प्रमोटर, एक सिंगल प्रमोटर होता है जो जितनी भी जीन्स हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, कितने भी जीन्स हो सकते हैं, उन सबका एक कॉमन प्रमोटर होता है, ठीक है। तो ये जो जीन क्लस्टर है मतलब प्रमोटर हो गया प्लस जीन क्लस्टर प्लस एडिशनल सीक्वेंसेस that function together in regulation, additional sequences that function together in regulation,
इनको मिलके हम क्या बोलते हैं आपका ओपेरॉन, इनको मिलके हम क्या बोलते हैं आपका ओपेरॉन, क्या बोलते हैं आपका ओपेरॉन। प्रमोटर, जीन क्लस्टर प्लस वो सीक्वेंसेस जो रेगुलेशन में रोल प्ले करते हैं, ठीक है। सो मेन जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम पढ़ेंगे मेनली आपका लैक ओपेरॉन, ठीक है। तो उसमें अलग अलग टाइप की रेगुलेशन होती है। एक होती है नेगेटिव रेगुलेशन, नेगेटिव रेगुलेशन हमेशा वो होती है जिसमें रिप्रेसर इन्वॉल्व होता है, ठीक है। और एक होती है पॉजिटिव रेगुलेशन, वो भी हम पढ़ेंगे अभी कि उसमें एक साइक्लिक एमपी और सीआरपी होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे दैट इज द लैक ओपेरॉन इज सब्जेक्टेड टू नेगेटिव रेगुलेशन, the lac operon is subjected to negative regulation. To negative regulation. Negative regulation. ठीक है। सो यहाँ पर बेसिकली हम क्या देखेंगे कि जैसे जो लैक ओपेरॉन होता है, ठीक है, तो उसके अंदर एक तो आपका we have a gene inhibitor, promoter, operator, ZYA, ठीक है। आई जो होता है वो इनहिबिटर, वो रिप्रेसर बनाता है, आइज इनहिबिटर जो कि आपका रिप्रेसर बनाता है, पी जो होता है वो प्रमोटर होता है, ओ जो होता है वो ऑपरेटर होता है, और जेड वाई ए आपकी स्ट्रक्चरल जीन्स है, ये क्या आपकी स्ट्रक्चरल जीन्स, ठीक है। तो जैसे इसमें जो जेड होता है वो क्या बनाता है आपका बीटा गैलेक्टोसाइडेज, वाई लैक परमिएज ए थायोगैलेक्टोसाइड ट्रांस एसिटाइलेज, Z code for beta galactosidase, Y code for lac permease and A codes for thioglycoside transacetylase, ठीक है। तो जो thioglycoside transacetylase होता है इसका फंक्शन क्या होता है, it modifies toxic galactosides to facilitate their removal from cell, their removal from cell. ठीक है। तो एक इसको मॉडिफाई करता है आपके टॉक्सिक गैलेक्टोसाइड्स को, ठीक है, सो टू फैसिलिटेट द रिमूवल फ्रॉम द सेल, ठीक है। सो आई इज इनहिबिटर, पी प्रमोटर, ओ ऑपरेटर, जेड वाई ये क्या आपकी स्ट्रक्चरल जीन्स, ठीक है। अब जैसे इसके बारे में हम देखेंगे कि बेसिकली जब आपका इंड्यूसर होता है तो लैक ओपेरॉन की जीन्स बनती हैं, और लैक ओपेरॉन को जो एक तरह से जो लैक ओपेरॉन में बेसिकली हमें लैक्टोज को मेटाबोलाइज करना है, तो लैक्टोज को मेटाबोलाइज करने वाली जो एंजाइम्स हैं वो बनते हैं, और ऑब्वियसली जब लैक्टोज नहीं होता है तब वो नहीं बनते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे हम एक बात करेंगे इसमें कि जैसे अगर बैक्टीरिया के पास अगर ग्लूकोज और लैक्टोज दोनों ऑप्शन है, ठीक है ना, जैसे ये एक मीडियम है, ठीक है, और ये आपका बैक्टीरिया है, ठीक है, और मान लो मैंने ये शो कर दिया कि ये आपका ग्लूकोज है, ठीक है, और ये आपका लैक्टोज है, ये ग्लूकोज है और एक लैक्टोज है, ठीक है, दिस इज ग्लूकोज एंड दिस इज लैक्टोज,
ठीक है। तो जो बैक्टीरिया वो कैसे पहले किसको यूज करता है, ग्लूकोज को। बैक्टीरिया पहले किसको यूज करता है, ग्लूकोज को। ठीक है, जैसे ही ग्लूकोज खत्म हो जाएगी फिर वो किसको यूज करेगा, लैक्टोज को। ठीक है, मीडियम में दोनों है, बट फर्स्टली बैक्टीरिया विल यूज ग्लूकोज and after that lactose तो जैसे अगर हम ग्राफ भी बनाए, जैसे ये भी एग्जाम में वो क्वेश्चन है, जैसे बैक्टीरिया का जो ग्रोथ कब होता है, उसमें लैग होता है, लॉग होता है और फिर स्टेशनरी फेज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैं दो बनाऊंगा ग्राफ कि ये क्या शो कर रहा है कि पहले वो ग्लूकोज को यूज करेगा। ठीक है, जब ग्लूकोज खत्म हो गया उसके बाद एक बेसिकली फेज आता है, दैट इज योर लॉग फेज, और फिर वो लैक्टोज को यूज करेगा। मतलब एक जो ये फेज है, वन लॉग फेज बिटवीन टू, वन लैग फेज बिटवीन टू लॉग फेजेस, मतलब ये लॉग फेज होता है, ये भी लॉग है। ठीक है, और ये जो बीच में ये लैग है। ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि जब ग्लूकोज और लैक्टोज को यूज करता है तो देर इज वन लैग फेज बिटवीन टू log phases or exponential phases, log phases or exponential phases. There is one lag phase between two log phases or exponential phases. ठीक है, so this is important कि पहले वो ग्लूकोज को यूज करेगा, जैसे ग्लूकोज खत्म हो जाएगी फिर वो किसको यूज करेगा, आपका लैक्टोज को। ठीक है, अब जैसे हम सबसे पहले देखते हैं कि जब ग्लूकोज प्रेजेंट है, मतलब ये मीडियम में तो दोनों है, लेकिन अब हम अंदर की सिनेरियो की बात करेंगे, क्योंकि जब वो ग्लूकोज को यूज कर रहा है तो उसके अंदर ग्लूकोज है। ठीक है, लैक्टोज नहीं है। हाँ, जब ग्लूकोज खत्म हो जाएगी तो फिर वो लैक्टोज से मूव करेगा। तो पहला केस हम क्या लेंगे, व्हेन ग्लूकोज इज प्रेजेंट, क्योंकि इनसाइड की बात कर रहे हैं कि इनसाइड बैक्टीरियल सेल, और लैक्टोज आपका एब्सेंट है। ठीक है, सो केस वन, व्हेन glucose is present and lactose is absent. तो अब देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो दिस इज योर इनहिबिटर, promoter, operator, ZYA। ठीक है, इनहिबिटर क्या बनाता है आपका, लैग रिप्रेसर। क्या बनाता है, लैग रिप्रेसर। ठीक है, लैग रिप्रेसर, ये जो रिप्रेसर होता है इट इज ए टेट्रामर। लैग रिप्रेसर इज ए टेट्रामर मेड अप ऑफ made up of four identical monomers, made up of four identical monomers। ठीक है, तो ये जो रिप्रेसर है ये जाके कहाँ पे बाइंड कर जाएगा, ऑपरेटर के ऊपर। कहाँ बाइंड करता है ये, ऑपरेटर के ऊपर। ठीक है, रिप्रेसर जब बेसिकली आपका इंड्यूसर नहीं है, क्योंकि इंड्यूसर अभी हम पढ़ेंगे, इंड्यूसर एलोलैक्टोज होता है, वो लैक्टोज से ही बनता है। तो रिप्रेसर कहाँ पर बाइंड कर गया, ऑपरेटर। मतलब ऑपरेटर वो साइट होते हैं जहां पर रिप्रेसर बाइंड करता है। ठीक है, ऑपरेटर इज अ साइट वेयर रिप्रेसर बाइंड्स, ठीक है, ऑपरेटर साइड पे आपका रिप्रेसर लग गया। अब रिप्रेसर के लगने से क्या होगा, जो आपका आरएनए पॉलीमरेज है, ठीक है, वो आगे की तरफ नहीं जाएगा। ठीक है, वो आगे की तरफ नहीं जाएगा तो देयर विल बी नो ट्रांसक्रिप्शन
क्योंकि जब लैक्टोज है ही नहीं तो ये मेटाबोलाइज इन जीन्स की हमने ट्रांसक्रिप्शन नहीं करानी है, सो देयर विल बी नो ट्रांसक्रिप्शन, हैंस नो ट्रांसलेशन। ठीक है, सो दिस इज योर आरएनए पॉलीमरेज, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज कहाँ पर बाइंड करता है, जहाँ पर आपका प्रमोटर होता है। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज ने कहाँ पे बाइंड करना होता है, जहाँ पर मोटर होता है। तो अगर ऑपरेटर साइड पे आपका रिप्रेसर लगा हुआ है, ऑपरेटर साइड पे क्या लगा हुआ है आपका रिप्रेसर, तो आरएनए पॉलीमरेज आगे नहीं जाता, सो देयर विल बी नो ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, so this is the case when glucose is present and lactose is absent, there will be no transcription because जब लैक्टोज सेल के अंदर नहीं है तो लैक्टोज को मेटाबोलाइज करने वाले एंजाइम भी हमें नहीं चाहिए। ठीक है, ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आपका कि जब ग्लूकोज खत्म हो गया, क्योंकि ऑब्वियसली व्हेन ग्लूकोज जो भी मीडियम है वो खत्म हो गया तो वो लैक्टोज पे शिफ्ट करेगा। सो व्हेन ग्लूकोज इज एब्सेंट एंड लैक्टोज इज प्रेजेंट, केस 2, व्हेन glucose is absent, comma lactose is present, lactose is present। जब ग्लूकोज एब्सेंट है और लैक्टोज क्या आपका प्रेजेंट है, तब देखते हैं क्या होता है। दिस इज इनहिबिटर, प्रमोटर, ऑपरेटर, ZYA। अभी भी इनहिबिटर आपका क्या बनाएगा, रिप्रेसर। क्या बनाएगा, रिप्रेसर, जो पहले बना था। ठीक है, रिप्रेसर बन गया। लेकिन अब क्या होता है, जो लैक्टोज है बेसिकली वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एलोलैक्टोज में। जो लैक्टोज है वो इसमें कन्वर्ट हो जाता है आपके एलोलैक्टोज में। लैक्टोज किसमें कन्वर्ट हो गया, एलोलैक्टोज में। ठीक है, सो यहाँ पर जो हमें एंजाइम चाहिए होता है वो कौन सा चाहिए होता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ठीक है, सो एलोलैक्टोज के बाद जब बाइंडिंग होती है, ठीक है, सो बाइंडिंग ऑफ एलोलैक्टोज टू beta galactosidase causes a conformational change, causes a conformational change, hence it will not be able to bind, it will not be able to bind at operator site, at operator site। ठीक है, binding of allolactose to beta galactosidase causes a conformational change, hence it will not be able to bind at operator site। तो अब ये बाइंड नहीं कर पाएगा। अब इसकी बाइंडिंग नहीं होगी तो जो आपका आरएनए पॉलीमरेज है वो प्रमोटर पे बाइंड करेगा। ठीक है, देयर विल बी ट्रांसक्रिप्शन ऑफ 3 जीन्स, उनकी ट्रांसलेशन होगी एंड यू विल गेट 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स, दैट इज बीटा galactosidase, lac permease and your thiogalactoside transacetylase, transacetylase। एक तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज लैक्टोज से एलोलैक्टोज बनवाता है, इसके अलावा ये लैक्टोज को किसमें कन्वर्ट करता है, आपके ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ठीक है, लैक परमेज का क्या काम होता है कि लैक्टोज जो होता है कि जो बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन है उसको लैक्टोज के लिए परमेबल बनाए, ताकि बेसिकली आपका लैक्टोज सेल के अंदर आ सके। ठीक है ना, क्योंकि दोनों शुगर मीडियम में है, जैसे ग्लूकोज खत्म होगी तो लैक्टोज को पहले आपको सेल के अंदर लेके आना है। ठीक है, तो उस टाइम पे आपको लैक परमेज चाहिए और लैक्टोज से एलोलैक्टोज बनाने के लिए भी बीटा गैलेक्टोसाइडेज चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि जो ये एंजाइम्स हैं, ठीक है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, लैक परमेज, थायोगैलेक्टोट्रांसएसिटाइलेज, इनका लेवल कभी भी जीरो नहीं होता
ठीक है ना, कभी भी ऐसा नहीं होगा ये एब्सेंट होंगे। मतलब थोड़ी बहुत एक्सप्रेशन हमेशा होती है, चाहे लैक्टोज है चाहे नहीं है, ठीक है ना। अगर लैक्टोज नहीं है तो ऑब्वियसली बच्चे ये मान के चलते हैं कि जब वो लैक्टोज को यूज ही नहीं कर रहा तो ये तीनों का लेवल जीरो होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि लैक परमेज का काम है जो मीडियम में लैक्टोज है उसको अंदर लेके आना, ठीक है ना। पहले तो आपको लैक्टोज अंदर लेके आनी पड़ेगी ना, वो लैक्टोज अंदर लेके आना, उसके लिए लैक परमेज चाहिए, तो थोड़ा बहुत इसकी एक्सप्रेशन होनी चाहिए। और जो लैक्टोज अंदर है उसे एलो लैक्टोज बनाने के लिए आपको बीटा ग्लैक्टोसाइडेज चाहिए। तो कभी भी जो लैक ओपेरॉन की जीन्स हैं उनका लेवल कभी भी जीरो नहीं होगा, ठीक है ना। देयर इज सम एक्सप्रेशन ऑफ लैक ओपेरॉन जीन्स इज ऑलवेज देयर, चाहे लैक्टोज है चाहे नहीं है, सम एक्सप्रेशन ऑफ लैक operon genes is always there, चाहे आपका बेसिकली एक तरह से लैक्टोज है चाहे नहीं है, ठीक है, कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन हमेशा होती है। ठीक है, इसमें ये एक ठीक कर लेना, बाइंडिंग ऑफ एलोलैक्टोज टू इट हैज टू बी रिप्रेसर। Excuse me, sir. दिस इज बाइंडिंग ऑफ एलोलैक्टोज टू रिप्रेसर, ठीक है, वो बाय मिस्टेक लिख दिया था बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, ठीक है। सो दिस इज लैक ओपेरॉन अंडर नेगेटिव रेगुलेशन, क्योंकि नेगेटिव रेगुलेशन होती है जहां पर आपका रिप्रेसर इन्वॉल्व होता है, ठीक है। सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ ए इंड्यूसिबल नेगेटिव ओपेरॉन, क्योंकि रिप्रेसर है लेकिन आप इंड्यूसर से उसको इंड्यूस करा सकते हो, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स हम लिखते हैं लैक ओपेरॉन के बारे में। सो फर्स्ट पॉइंट है लैक ओपेरॉन इज एन एग्जांपल ऑफ inducible negative operon, ठीक है। दूसरा क्या है, द इंड्यूसर इन द लैक ओपेरॉन सिस्टम is not lactose, itself, but allolactose, comma an isomer of lactose, ठीक है। सो जो मैंने आपको बताया कि लैक्टोज के ऊपर कौन एक्ट करता है, आपका बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, उससे क्या बनता है आपका एलो लैक्टोज, ठीक है। इसके अलावा सेवरल बीटा ग्लैक्टोसाइड्स structurally related to allolactose are inducers of the lac operon, but are not substrates for beta galactosidase. Others are substrates but not inducers.
बट नॉट इंड्यूसर्स। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि बहुत सारे ऐसे बीटा गैलेक्टोसाइड्स होते हैं जो सबस्ट्रेट की इंटरेक्ट नहीं करते, क्योंकि जो लैक्टोज है वो एलोलैक्टोज बन के एज इंड्यूसर काम कर रहा है और लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म भी हो सकता है। बट बहुत सारे ऐसे बीटा गैलेक्टोसाइड्स होते हैं विच आर नॉट सबस्ट्रेट्स। ठीक है, कि वो सबस्ट्रेट नहीं होते बट दे बट आर इंड्यूसर्स। ठीक है, मतलब बहुत सारे ऐसे होते हैं several beta galactosides structurally related to allolactose are inducers of the lac-operon but are not substrate for beta galactosidase। कुछ ऐसे होते हैं जो सबस्ट्रेट्स होते हैं बट इंड्यूसर नहीं होते। ठीक है, यहाँ पर जो हम बात करेंगे जो नॉन मेटाबोलाइजेबल इंड्यूसर, मतलब जो इंड्यूसर तो है बट उसका मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। ठीक है, तो आप इसको एज ए नोट लिख लो। सो ये हम पढ़ेंगे ना, ब्लू वाइट स्क्रीनिंग होती है एक। ब्लू वाइट स्क्रीनिंग हम बेसिकली करते हैं जो आपकी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। ठीक है, सो वहाँ पर हम ये पर्टिकुलर जो शुगर है इसको यूज करते हैं। ठीक है, सो वन पर्टिकुलरली इफेक्टिव and non-metabolizable inducer of lac-operon that is often used experimentally is IPTG, that is isopropyl thiogalactoside, IPTG. One particularly effective and non-metabolizable inducer of lac-operon that is often used experimentally is IPTG. Okay, तो क्वेश्चन क्या है, विद रेफरेंस टू lac-operon what will be the phenotype of an E. coli strain having genotype I minus O plus Z plus Y minus slash F plus I plus OC Z minus Y plus। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि ये चीज क्या इंडिकेट कर रही है। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास एक बैक्टीरिया है। ठीक है, जैसे जो भी बैक्टीरिया आपके पास है, एक तो उसका अपना जीनोम होता है। ठीक है, और दूसरा उसके अंदर क्या होता है, बेसिकली एफ फैक्टर। क्या होता है, एफ फैक्टर। ठीक है, एक तो उसका जीनोम है, एक उसके ऊपर, एक उसके अंदर एफ फैक्टर होता है। ठीक है, अब बेसिकली क्या दिखा रहा है, जीनोम पे जो ओपेरोन है, जीनोम पे अगर हम ओपेरोन सिस्टम दिखाएं क्या है, आई माइनस, ठीक है, आई माइनस ओ प्लस जेड प्लस वाई माइनस। ठीक है, एक सिस्टम ये है और दूसरा क्या है, आई प्लस ओ सी जेड माइनस वाई प्लस, मतलब दोनों सिस्टम एक ही सेल में है। ठीक है, अब ओसी का क्या मतलब होता है, ओसी का मतलब होता है ऑपरेटर कॉन्स्टिट्यूटिव। ओसी का मतलब होता है ऑपरेटर कॉन्स्टिट्यूटिव, कि इसके ऊपर कभी रिप्रेसर लग ही नहीं सकता, चाहे इंड्यूसर है चाहे नहीं है। ऑपरेटर कॉन्स्टिट्यूटिव का क्या मतलब होता है कि इसके ऊपर कभी भी आपका रिप्रेसर नहीं लगेगा। ठीक है, जैसे नॉर्मली मैंने आपको बताया कि रिप्रेसर बाइंड करता है, लेकिन जैसे ही अगर आपका बेसिकली जब रिप्रेसर के साथ एलोलैक्टोज लग जाता है तब वो बाइंड नहीं करता है। ठीक है, सो आई माइनस ओ प्लस जेड प्लस वाई माइनस आई प्लस ओ सी जेड माइनस वाई प्लस। ठीक है, अब चलो इधर से तो रिप्रेसर नहीं बनना। ठीक है, लेकिन जो आपका ये आई प्लस है ये रिप्रेसर बनाएगा, ये क्या बनाएगा, रिप्रेसर। ठीक है, और ये रिप्रेसर ऑब्वियसली कहाँ जाके बाइंड कर जाएगा, ऑपरेटर के ऊपर। कहाँ जाके बाइंड कर जाएगा, ऑपरेटर के ऊपर। ठीक है, और यहाँ तो रिप्रेसर बाइंड ही नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, अगर आपको बीटा गैलेक्टोसाइडेज की एक्सप्रेशन करानी है तो रिप्रेसर के साथ आपको इंड्यूसर लगाना पड़ेगा। ठीक है, सो दैट इज इट इज बेसिकली इंड्यूसिबल फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज, क्योंकि रिप्रेसर ऑपरेटर पे बाइंड कर गया, रिप्रेसर तब नहीं बाइंड करेगा जब इंड्यूसर होगा, और यहाँ पर तो रिप्रेसर बाइंड ही नहीं कर रहा, तो लैक परमेज की एक्सप्रेशन क्या होगी आपकी, कॉन्स्टिट्यूटिव। ठीक है, कि लगातार। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पर तो Z तो है ही नहीं, तो यहाँ तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनना नहीं है और ऑपरेटर पे रिप्रेसर नहीं लगना, तो लैक परमेज की एक्सप्रेशन विल बी कॉन्स्टिट्यूटिव, and because inhibitor will bind or repressor will bind at the operator side,
so you need to add inducer. So expression of beta galactosidase is inducible. ठीक है, तो जैसे यहाँ पर बेसिकली क्या दे रखा है कि जो P1 है, ठीक है, क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, इन कॉन्टेक्स्ट टू लैक ऑफ if the two bacterial strains P1 and P2 with the genotype OCI plus Z minus and O plus I minus Z plus, ठीक है, एक क्या है आपका OC I plus Z minus, ठीक है, दूसरा क्या आपका O plus I minus Z plus, ठीक है, were used to produce mirror-diploid daughter strain D. Which one of the following statements correctly predict the expression of Z gene? ठीक है, अब देखो इसमें तो Z है ही नहीं, P1 में तो Z है ही नहीं, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज तो बनेगा नहीं, सो नो एक्सप्रेशन, ठीक है, नो एक्सप्रेशन फर्स्ट में भी है, सेकंड में भी है, थर्ड में भी है, ठीक है। दूसरे में आपका इनहिबिटरी नहीं है, तो ऑब्वियसली इसकी एक्सप्रेशन क्या होगी आपकी कॉन्स्टिट्यूटिव, ठीक है, तो P1 होना चाहिए नो एक्सप्रेशन, P2 होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूटिव, ठीक है, जो कि आपका फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में है, ठीक है। लेकिन जब दोनों इकट्ठे हो गए तो इसका जो इनहिबिटर है वो यहाँ बाइंड करेगा और यहाँ बाइंड करेगा तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनेगा, उसके लिए आपको क्या ऐड करना पड़ेगा इंड्यूसर, ठीक है, तो डी की एक्सप्रेशन कैसी होगी आपकी इंड्यूसिबल, ठीक है। सो द राइट आंसर इज फर्स्ट P1 नो एक्सप्रेशन, P2 हैज टू बी अ कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन एंड D हैज टू बी अ डिप्लॉइड। का क्या मतलब है, जिसमें आपने ये दोनों स्टेन्स को ऐड कर दिया, ठीक है ना, अदरवाइज बैक्टीरिया तो हैप्लॉइड होते हैं, दोनों को ऐड करा तो जो बना उसे मिरो डिप्लॉइड बोलते हैं, और उसमें हमने एक्सप्रेशन की बात करी। लैक ऑपरॉन, ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा आपका लैक ऑपरॉन अंडर नेगेटिव रेगुलेशन, अब जो हम आपका पढ़ेंगे दैट इज लैक ऑपरॉन अंडर पॉजिटिव रेगुलेशन, ठीक है। पहले हमने नेगेटिव पढ़ा है, नेगेटिव में हमने पढ़ा कि कैसे रिप्रेसर कंट्रोल करता है रेगुलेशन ऑफ लैक ऑपरॉन जीन्स, ठीक है। सो नेक्स्ट वी हैव दैट इज द लैक ऑपरॉन undergoes positive regulation, positive regulation, ठीक है। सो बेसिकली क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर लैक्टोज और ग्लूकोज दोनों है तो पहले वो किसको यूज करता है, ग्लूकोज को, ठीक है। सो a regulatory mechanism known as catabolite repression, restricts expression of the gene, genes required for catabolism of lactose arabinose and other sugars in the presence of glucose, even when these secondary sugars are also present, the effect of glucose is mediated by cyclic AMP as a cofactor and an activator protein known as
cyclic AMP receptor protein, or the protein is sometimes called CAP, is sometimes called CAP, that is catabolite gene activator protein, catabolite gene activator protein, activator protein. Okay. So the regulatory mechanism known as catabolite repression restrict expression of genes required for catabolism of लैक्टोज, रेबिनोज एंड अदर शुगर, क्योंकि जब ग्लूकोज प्रेजेंट है तो बाकी शुगर्स को मेटाबोलाइज करने वाले एंजाइम्स नहीं बनाएगा, ठीक है। अब पॉजिटिव रेगुलेशन में क्या होता है, यहाँ पर साइक्लिक एएमपी, अभी पढ़ेंगे हम इसके बारे में, साइक्लिक एएमपी एज ए कोफैक्टर, और एक प्रोटीन होता है जिसे बोलते हैं हम साइक्लिक एएमपी रिसेप्टर प्रोटीन और कैटाबोलाइट जीन एक्टिवेटर प्रोटीन, ठीक है। सो जो सीआरपी है, सीआरपी से होमोडाइमर, सीआरपी से होमोडाइमर is a homodimer with binding sites for DNA and cyclic AMP, with binding sites for DNA and cyclic AMP. Binding is mediated by a helix turn helix motif, helix turn helix motif in proteins DNA binding domain, in proteins DNA binding domain, DNA binding domain. The CRP is a homodimer with binding site for DNA and cyclic AMP, and binding is mediated by helix turn helix motif in the proteins DNA binding domain, ठीक है। सो यहाँ पर हम बात करेंगे ये जो CRP और cyclic AMP है इसका कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। तो इसका कॉम्प्लेक्स तभी बनता है जब आपका जो ग्लूकोज एब्सेंट होती है, ठीक है। तो ये आपने अच्छे से याद रखना है। पहले हम वो केस लेके चल रहे हैं जब ग्लूकोज एब्सेंट है, ठीक है ना। तो जैसे CRP मैंने आपको क्या बताया, होमोडाइमर है, जैसे ये DNA है, ठीक है। सो एक तरफ इसकी बाइंडिंग साइट DNA के साथ है, दूसरी तरफ किसके साथ है, साइक्लिक AMP के साथ, ठीक है। और ये जो बाइंडिंग होती है प्रोटीन की DNA के साथ, तो प्रोटीन के अंदर एक मोटिव होता है हेलिक्स टर्न हेलिक्स मोटिव, ठीक है ना। हर एक प्रोटीन DNA के साथ बाइंड नहीं कर सकता, उनके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक मोटिव्स होते हैं जिसके कारण वो DNA से बाइंड कर पाता है, ठीक है। सो सबसे पहले मैं केस लूंगा जब ग्लूकोज आपकी एब्सेंट है तब क्या होता है, क्योंकि पॉजिटिव रेगुलेशन का ये मतलब है कि यहाँ पर रिप्रेसर नहीं है, ठीक है। सो व्हेन ग्लूकोज इज एब्सेंट, when glucose is absent, so CRP cyclic AMP binds to a site, near the lag promoter, and stimulates RNA transcription 50-fold, RNA transcription 50-fold, CRP cyclic AMP is therefore a positive regulatory element, responsive to glucose levels, ठीक है। साइक्लिक
AMP CRP आपका क्या है, पॉजिटिव रेगुलेटरी एलिमेंट, ठीक है। सो बेसिकली होता क्या है कि जो ओपन कॉम्प्लेक्स होता है, द ओपन कॉम्प्लेक्स ऑफ RNA polymerase and the promoter does not form readily unless CRP cyclic AMP is present. CRP cyclic AMP is present. CRP interacts directly with RNA polymerase through the polymerase alpha subunit. ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या कहना चाह रहा है कि जब ग्लूकोज एब्सेंट होती है तो CRP साइक्लिक AMP का कॉम्प्लेक्स बनता है which binds to a site near the lag promoter and stimulates RNA transcription 50-fold, ठीक है। ये जो ओपन कॉम्प्लेक्स होता है RNA पॉलीमरेज और प्रोमोटर का, ये तब तक नहीं बनता रेडिली जब तक आपका साइक्लिक AMP CRP ना हो, ठीक है, क्योंकि CRP किसके साथ इंटरेक्ट करता है, आपके पॉलीमरेज के अल्फा सब यूनिट के साथ, ठीक है। तो बेसिकली जो CRP है वो DNA से बाइंड करता है, ठीक है, जब साइक्लिक AMP कंसंट्रेशन क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। लेकिन अगर ग्लूकोज प्रेजेंट है तब क्या होता है, इफ ग्लूकोज का लेवल जैसे अगर ज्यादा है तो एक तो साइक्लिक AMP नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पर CRP साइक्लिक AMP का कॉम्प्लेक्स बनना चाहिए, सिंथेसिस ऑफ साइक्लिक AMP इज इनहिबिटेड, ठीक है, क्योंकि साइक्लिक AMP नहीं होगा तो CRP साइक्लिक AMP कॉम्प्लेक्स भी नहीं बनेगा। अगर ग्लूकोज ज्यादा है तो सिंथेसिस ऑफ साइक्लिक AMP इज इनहिबिटेड, और जो साइक्लिक AMP प्रेजेंट है उसका इफ्लक्स हो जाता है, इफ्लक्स ऑफ साइक्लिक AMP from the cell is stimulated, ठीक है। तो अगर ग्लूकोज एब्सेंट है तब साइक्लिक AMP बनता है तो CRP साइक्लिक AMP कॉम्प्लेक्स बनता है, लेकिन अगर ग्लूकोज प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली साइक्लिक AMP का सिंथेसिस इनहिबिट हो जाता है और जो प्रेजेंट भी होता है वो भी सेल से बाहर निकल जाता है, ठीक है। सो फॉर इंडक्शन ऑफ लैकोपेरोन आपको एक तो ग्लूकोज कम चाहिए और साइक्लिक AMP ज्यादा चाहिए। फॉर स्ट्रॉन्ग इंडक्शन ऑफ लैकोपेरोन, ऑब्वियसली ग्लूकोज एब्सेंट हो या लो ग्लूकोज हो और साइक्लिक AMP का लेवल आपको क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए। साइक्लिक AMP क्या होना चाहिए, आपका ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। सो दिस वी हैव इन योर लैकोपेरोन। तो आज जो हमने एक तरह से ऑपरोन बताया, क्या होता है लैकोपेरोन में, मैंने बताया कि इनहिबिटर होता है, प्रमोटर, ऑपरेटर, ZY, ये 3 जीन्स होती हैं। पहले हमने लैकोपेरोन अंडर नेगेटिव रेगुलेशन पढ़ा, जिसमें मैंने आपको बताया कि दैट इज बेसिकली ए इंड्यूसिबल नेगेटिव ऑपरोन, रिप्रेसर लगता है, लेकिन जब इंड्यूसर प्रेजेंट होता है सो एलोलैक्टोज विल बाइंड टू रिप्रेसर, और रिप्रेसर फिर ऑपरेटर पे बाइंड नहीं कर पाता, ठीक है। फिर हमने नॉन मेटाबोलाइजेबल इंड्यूसर ऑफ लैकोपेरोन की बात करी, IPTG की, ठीक है। और ये पॉजिटिव रेगुलेशन कि जब बेसिकली यहाँ पर हम बात करते हैं साइक्लिक AMP CRP की, कि जब ग्लूकोज एब्सेंट होती है तो साइक्लिक AMP का लेवल बढ़ता है, CRP साइक्लिक AMP कॉम्प्लेक्स बनता है विच बाइंड्स टू ए साइट नियर द लैग प्रमोटर और RNA ट्रांसक्रिप्शन को 50-fold बढ़ा देता है, ठीक है। लेकिन जब आपका ग्लूकोज प्रेजेंट होता है एट दैट टाइम जो एक तो साइक्लिक AMP बनता नहीं है और जो प्रेजेंट होता है वो भी सेल से बाहर निकल जाता है, ठीक है। सो फॉर स्ट्रॉन्ग इंडक्शन ऑफ लैकोपेरोन there has to be low level of glucose and high level of cyclic AMP.